बेटा अपन लोग 3D सीरीज को अपन पढ़ रहे थे, भौतिक गुणधर्म देख रहे थे उसमें, तो अरे हंस लो, तुम एक काम करो पहला चले। तो अपन कह रहे 3D सीरीज में अपन लोगों ने क्या क्या देख लिया भाई, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया 3D सीरीज में, उसके बाद अपन ने आयनन ऊर्जा देख ली, परमाणु ऊर्जा देख ली, और क्या देख ली, धात्विक गुण देख लिए। साथ में अभी प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कस करके आया क्या, ऑक्सीकरण अवस्था और उसके महत्व। ऑक्सीकरण अवस्था में अपन लोगों ने पढ़ा कि अगर ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होगी तो कौन से यौगिक बनेंगे, सहसंयोजक। अगर ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, निम्न होगी, तो कौन से यौगिक बनेंगे, आयनिक यौगिक बनेंगे। साथ में अपन ने कहा कि सहसंयोजक यौगिक कैसे होते हैं, सहसंयोजक यौगिक कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकार के, और आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकार के। ये सारी बातें अपन ने देख चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आप लिख लो, क्या रहा है, पहला जो 5वें नंबर के साथ 6ठे नंबर की प्रॉपर्टी है कौन सी है, अपन बोलेंगे अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण। अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स। तो देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि जो संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, अंतराकाशीय यौगिकों को बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं अपन उसकी बात करेंगे। 11th क्लास में आप लोगों ने ध्यान हो तो अंतराकाशीय हाइड्राइड यौगिक पढ़े हैं, अंतराकाशीय हाइड्राइड यौगिक ध्यान आ रहा होगा, सर ने बताया होगा आपको कि भाई ऐसे करके एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल में ऐसे कुछ भरा पर लोगों ने, भाई एटम आ गए, इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स आ गए, वही कण आ गए, और बीच में कुछ गैप बच गया, बताओ जल्दी से, बच गया कुछ गैप, और उस गैप में छोटे आकार के हाइड्रोजन अगर आते हैं, सारे हाइड्रोजनों का कुछ कुछ स्थानों पर जरूरी नहीं है सब पे आए, तो इन अंतराकाशीय स्थानों पर अगर हाइड्रोजन आता है तो इनको बोलेंगे अंतराकाशीय हाइड्राइड यौगिक। हाइड्रोजन केस में तो पर्टिकुलर नाम मिल जाता है अंतराकाशीय हाइड्राइड यौगिक, लेकिन यहाँ पे अपन बोल रहे हैं क्या, अंतराकाशीय यौगिक, नहीं हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं संक्रमण धातुओं की बात करूँ। देखो आपको पता होना चाहिए संक्रमण धातु आ रही है, वर्ग कौन से स्टार्ट हो रही है, चौथे वर्ग से हो रही है। देखो ऐसे तो क्या था अपन लोगों ने भाई 3D में n की वैल्यू क्या होती है 4, चौथे आवर्त से शुरू होती है, यानी कि उस स्थिति में पहले वाले आवर्त के तत्व का आकार सपोज करो इतना, फिर दूसरे वाले का थोड़ा और बड़ा, तीसरे वाले का थोड़ा और बड़ा, चौथे वाले का फिर थोड़ा और बड़ा। तो कुल मिला कह रहे हैं कि संक्रमण तत्व है उनके परमाणुओं का आकार बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। तो अपन कहें कि इनके संक्रमण धातुओं के क्रिस्टलों में जब इनके परमाणु की अपन पैकिंग करते हैं, क्लोज पैकिंग करते हैं, पास पास बैठाते हैं, तो क्लोज पैकिंग करने के बाद भी, पास पास बैठाने के बाद में भी कुछ रिक्त स्थान शेष बच जाता है। ठीक है, जैसे मैंने ये भरता हूँ, आ जाओ देखो, ठीक है, ये मैंने भरा खूब पास पास, बताओ इससे ज़्यादा कोई पास बैठा सकते हैं कणों को, बैठाया मैंने खूब पास पास, तो भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कुछ रिक्त स्थान शेष बच गया है। ये देखो बच गया भाई, क्लियर, कहाँ बच रहा है, देखो ये वाला स्थान जो है ना, ये स्थान, ये कौन सा है, इस स्थान को बोला जाता है क्या, अंतराकाश, इंडस्ट्रियल स्पेस हो गया। अब अपन कहते हैं वैसे तो ये स्पेस छोटा बचा है, लेकिन इस छोटे का भी इतना बड़ा आकार होता है कि इसमें कुछ छोटे आकार के परमाणु जैसे, छोटे आकार परमाणु जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन और कार्बन तक, उसमें तो केवल कौन था, हाइड्रोजन, इसमें क्या करें, कार्बन तक कुछ भी इसमें अंतराकाश में बैठ सकता है, आसानी से समझ सकता है। जैसे सपोज करो कार्बन आ गया, तो ये लो कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आया तो सपोज करो ये आ गया, ये बेरिलियम टाइप में आ गया, ये लो, तो कोई से भी इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो अपन बोलेंगे क्या, भाई अपन बोलेंगे संक्रमण धातु का ऐसा क्रिस्टल जिसके अंतराकाश में से छोटे परमाणु उपस्थित होते हैं, उसी यौगिक को, उस क्रिस्टल को क्या बोलेंगे, अंतराकाशीय यौगिक बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, इसमें छोटे आकार के परमाणु वैसे ही फंस गए। ठीक है, बन रहा था तो वैसे ही 2-4 आकार के परमाणु इसमें फंसे रह गए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो रही है। तो ऐसे यौगिक को क्या बोला जाएगा, अंतराकाशीय यौगिक बोला जाएगा, अंतराकाशीय यौगिक। ठीक है, हो गया बेटा, क्लियर है आपका कि अंतराकाशीय यौगिक क्या होता है। तो चलो ठीक है, इसमें एक बार चित्र बना देंगे अपन लोग और फटाफट से लिख देंगे क्या लिखना अपन लोगों इसके बारे में। तो मैं लिखवाने का काम शुरू कर रहा हूँ फटाफट से। ठीक है, तो लिख रहे हैं अपन लोग संक्रमण धातुओं के
क्रिस्टलों में जब इनके परमाणुओं की क्लोज पैकिंग की जाती है, निबिड़ संकुलन किया जाता है, संक्रमण धातुओं के परमाणुओं क्या संक्रमण धातुओं के क्रिस्टलों में जब इनके परमाणुओं की क्लोज पैकिंग की जाती है तो इनके मध्य कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाता है, कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाता है, रिक्त स्थान शेष रह जाता है। इसका आकार इतना बड़ा होता है कि इसमें कुछ छोटे आकार के परमाणु कुछ छोटे आकार के परमाणु ब्रैकेट में आप लिख दो क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन आदि आसानी से समा जाते हैं, अतः ठीक है, आप लिख रहे अतः क्या, संक्रमण धातुओं के ऐसे क्रिस्टल जिनके अंतराकाश में छोटे आकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं, अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब एक इससे मिलता जुलता एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, उसकी और बात करेंगे अपन लोग। क्या प्रॉपर्टी क्या है, अपन दूसरा कहते हैं सातवीं प्रॉपर्टी आ रही है क्या, मिश्र धातुओं का निर्माण, अपन कह रहे हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ मिश्र धातुओं का निर्माण। तो आप लोगों ने मिश्र धातु का नाम सुना है कभी? हाँ भाई बताओ, आपके दिमाग में आ रहा है सर स्टील आती है, जैसे पीतल आता है, जैसे कांसा आता है, जैसे ठीक है स्टेनलेस स्टील होते हैं, बहुत सारी तरह की स्टील भी होती है। तो ये मिश्र धातु है सारी। ठीक है, पीतल का तो आपने सुना भी होगा क्या क्या कि कॉपर को और जिंक को मिलाते हैं तो क्या मिलता है, पीतल मिलता है। तो होता क्या है वो समझे एक बार ध्यान से। हाँ भाई क्या होता है समझे, अपन कहते हैं कि संक्रमण धातुओं की मैंने त्रिज्या की बात करी थी कि लगभग देखो इनके आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इनके आकार लगभग या तो क्या रहेंगे, समान रहेंगे, या इनके मान में बहुत थोड़ी सी नाम मात्र की क्या आती है, कमी आती है। तो अपन इन शॉर्ट एक बात समझ गए कि सभी संक्रमण धातु 3D की बात करें तो सभी संक्रमण धातुओं के आकार लगभग क्या होंगे, समान। ठीक है, लगभग समान होंगे। तो जब समान आकार हो तो अपन एक धातु के क्रिस्टल में से उसके परमाणु को निकाल के दूसरे को बैठा दें, दूसरी धातु के परमाणु को बैठा दें तो कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, जैसे अपन बात करें दो भाई हैं सेम भाई, एक तो है 19 साल को, एक है 20 साल को, जैसे तो एक के कपड़े दूसरे पहन सकता है आराम से, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, कोई भी आराम से एडजस्ट हो जाए, क्योंकि तो उनका जो अपन कहें शरीर के एकदम लगभग इक्वल सा है, तो इसलिए तो पहन पा रहे कपड़े एक दूसरे के। तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या होता है, जब बात करें जैसे मैंने एक कॉपर का क्रिस्टल बनाया, सपोज करो क्या बनाया, कॉपर का क्रिस्टल बनाया। कैसे, ये लो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपर का क्रिस्टल बना रहा हूँ ऐसे, ये लो ठीक है, मैंने क्या कर दिया, कॉपर का क्रिस्टल बना दिया। ये सारे परमाणु सपोज करो थोड़ी देर के लिए किसके हैं, कॉपर के। शुद्ध कॉपर में तो केवल कॉपर के परमाणु मिलेंगे, सही आ रही बात है तक की। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपर का और जिंक का
इसमें कोई दूसरा भाईबंध बोले तो वो भी उनका आकार क्या लगभग समान है। तो अब देखो इधर आओ, ध्यान लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसमें से 1-2 कॉपर के परमाणु बाहर निकाले, ठीक है, 1-2 कॉपर के परमाणु मैंने क्या किया, बाहर निकाले और उनकी जगह क्या डाल दिया, जिंक का परमाणु डाल दिया। क्या डाल दिया, जिंक का परमाणु। सपोज करो मैंने यहाँ से कॉपर निकाला और क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। 1-2 और डाल दो, ये लो, जैसे मैंने ये निकाल के डाल दिया। तो अब इसको आप क्या कॉपर कहोगे, क्या आप इसको कॉपर कहोगे, इसको कॉपर नहीं कहोगे, मिश्र धातु बन चुकी है। ये क्या बन चुके हैं, मिश्र धातु। इस मिश्र धातु का नाम जो दिया वैज्ञानिकों ने क्या दिया है, पीतल नाम दे दिया। क्या दे दिया, पीतल, ब्रास नाम दे दिया इसका। तो अपन ने क्या दिया, ये चित्र है किसका, मिश्र धातु का, मिश्र धातु। और इस मिश्र धातु का नाम क्या है, पीतल। क्या नाम है, पीतल, ठीक है, ब्रास नाम है इसका। हो गया। ऐसे अपन बात करें कि जैसे मान चलो अगर Fe का क्रिस्टल होता तो Fe में अपन लोग मोलिब्डेनम, टिन हो गया और क्रोमियम, इन सबको मिला करके थोड़ा थोड़ा अनुपात में मिला करके स्टील और क्या बना सकते हैं, स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं। ठीक है, ये चित्र बना लो, इससे क्या बना सकते हैं, स्टील व स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं। ठीक है, ये बात आती है। तो इस तरीके से क्या बात चली है, आपकी मिश्र धातुओं की बात चली। सिंपल सा इसका डायग्राम है, बिल्कुल मिलता जुलता सा ही टॉपिक था, तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि आप ये ध्यान रखें, एक इसका जैसा ही वर्ड हो रहा था, एक तो है मिश्र धातु, ये तो दूसरा क्या है, वो मिश्र धातु होता है। वो क्या होता है, मिस इंडिया वाला मिश्र धातु। और ये क्या आया था बताओ, मिश्र धातु। ध्यान रखें इसमें अंतर क्या है, ये डी ब्लॉक के तत्वों को मिलाने पर बनता है और ये ए ब्लॉक के तत्वों को आपस में मिलाने पर बनती है। तो ये ध्यान रखो कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, मिश्र धातु और मिश्र धातु में क्या अंतर है। तो अपन इसमें बात करें, इसमें दो बातें लिखवा रहा हूं मैं, लिखवा रहे क्या, संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होने के कारण, संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होने के कारण, संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होने के कारण, समान होने के कारण एक धातु के क्रिस्टल में से, एक धातु के क्रिस्टल में से उसके परमाणुओं का प्रतिस्थापन, उसके परमाणुओं का प्रतिस्थापन आसानी से दूसरी धातु के परमाणुओं से किया जा सकता है, दूसरी धातु के परमाणुओं से किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त धातु को इस प्रकार प्राप्त धातु को, या एसी में दिक्कत आ जाए मेरे को थोड़ी थोड़ी कभी कभी, क्या एसी कभी सूट ना करे मेरे को ज़्यादा, हाँ कोरोना ही कर बात तो हमको चले। अब गर्मी में एसी की तो जरूरत पड़ेगी यार, तुम जानो ये चीज़ को, है भाई निखिल, चमन सोच रहा सजी फुल फेंक रहा है चले भाई चले। तो अपन क्या कह दिया मुझे लास्ट बताओ, इस प्रकार प्राप्त धातु को ही क्या बोलेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे। आप ध्यान रखें, नोट लगा करके लिख सकते हो इस बात को कि डी ब्लॉक तत्वों के मिश्रण के फलस्वरूप, डी ब्लॉक तत्वों के मिश्रण के फलस्वरूप मिश्र धातु का निर्माण होता है। चाहो तो ये परिभाषा शॉर्ट में ये भी दे सकते हो, इतनी सी आप, कोई दिक्कत नहीं है। डी ब्लॉक तत्वों के मिश्रण के फलस्वरूप मिश्र धातुओं का निर्माण होता है। आप ये थोड़ा देख लें कि भाई कॉपर जिंक को मिलाया तो पीतल बना, और Fe में इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा डाली तो स्टील और स्टेनलेस स्टील बनाई। स्टेनलेस स्टील क्या होती है पता है, कोई बताएगा मुझे, स्टेनलेस स्टील क्या होती है, क्या अगर जंग नहीं लगती, स्टील में जंग तो कोई समय में ना लगे लगभग, ठीक है। स्टेनलेस मतलब है काटते हैं अपन लोग। देखो एक बात बताओ, जैसे एक कुछ फनर होती है, जैसे ड्रिल वो है ना, वो ग्राइंडर मशीन होता है, एक पत्ता आता है वो लोहे का ही होता है जनरली, अपन बात कर लोहे का सा,
ठीक है, लेकिन प्योर लोहा नहीं होता। जैसे एक बात का, जनरली कोई लोहे से अपन काट सकते हैं क्या किसी को? लोहे की पत्ती लो या चक्कू लो, चक्कू से इस लोहे के सरियों काट सकते हैं अपन लोग? नहीं काट सकते। इसको कितना ही जोर लगाएं, ज़्यादा जोर लगाया अगर अपन लोगों तो मुड़ जाएगा, काट देगा क्या? नहीं काट सकता। लेकिन वो ग्राइंडर मशीन में जो पत्ता आता है वो लोहे का सा, वो क्या है, वो स्टील का है ऐसे मानो, और स्टील भी बढ़िया क्वालिटी की, स्टेनलेस स्टील। अगर दाब ज़्यादा बढ़ेगा तो भी उसको क्या कर लेगा? स्टेनलेस, मतलब इस पर दाब का कोई असर नहीं पड़ता हो, है ना, और आराम से उस चीज़ को काट सके। ऐसे स्टील बढ़िया वाली बनी कि बढ़िया क्वालिटी की स्टील से बनाई जा सकती है। सही है। अब आ जाओ अगला प्रॉपर्टी देखते हैं अपन लोग। अगला कह रहे हैं कि अपन ने ऐसे कहा कि संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरकों की तरह कार्य करती है। तो कैसे करती है अपन बात करेंगे इसको। तो अपन डाल लो क्या, अपन कह रहे हैं अगले हेडिंग, उत्प्रेरक की तरह कार्य, उत्प्रेरक की तरह कार्य, वर्क एज कैटलिस्ट। ठीक है, वर्क एज कैटलिस्ट। अपन यहाँ पे बात करें उत्प्रेरक की तरह कार्य। तो देखो इसमें अपन एक बात बोलेंगे कि संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है, इसमें कोई नो डाउट। ठीक है, आप लिख लो, संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करती हैं, जिसके निम्न कारण, आपको कारण बताने पड़ेंगे, कारण पूछे जाते हैं। तो कारण क्या है? संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है, जिसके निम्न कारण है। कारण क्या? आ जाओ, पहला कारण उत्प्रेरक की तरह कार्य करने का जो पहला कारण है, वो पहला कारण क्या है? तो अपन बोल रहे हैं सबसे पहली बात क्या, तो अपन कहेंगे इनमें क्या होता है, करे बात, NS व N-1D कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, पहला हो गया कारण। दूसरा, ऐसा होने की वजह से ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो दूसरा कारण क्या हुआ? ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। दो कारण हो गए। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है कि इनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। और ये रिक्त डी कक्षक क्या करेंगे कि जो भी आएगा, यानी कि जो जिसकी भी क्रिया करानी है ना, क्रियाकारों के जो लोन पेयर है उनको अपने ऊपर ले लेगा, है ना, और अस्थायी यौगिक बना लेगा। वो अस्थायी यौगिक टूट जाएगा, टूट करके बनाएगा उत्पाद बनाएगा। ठीक है, तो कुछ एक इम्पोर्टेंट उदाहरण मैं बता रहा हूँ। उदाहरण कि भाई संक्रमण, ऐसे उदाहरण जिनमें संक्रमण धातु किस तरह काम कर रही है, उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रही है। तो देखो जैसे पहला मैं कहूँ, जो हैबर विधि है, अपन बोले अमोनिया निर्माण, पहला आप डाल सकते हो अमोनिया NH3 निर्माण की हैबर विधि में। तो हैबर विधि क्या है? अमोनिया बनाने की विधि है। जो समीकरण आप पढ़ते हो ये क्या, N2 + 3H2 बन क्या रहा है, 2NH3 बन रहा है। क्या बन रहा है? 2NH3। तो ये अभिक्रिया किसी चीज़ की, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। उस उत्प्रेरक का नाम है Fe चूर्ण। क्या नाम है? Fe का चूर्ण अपन लेंगे, तब जाकर के अभिक्रिया सहजता संपन्न होगी। हाँ, इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए अपन MO क्या लेते हैं, वर्धक भी काम में लेते हैं, आपसे पूछा जाए कभी हैबर विधि में बताओ कौन सी धातु उत्प्रेरक की तरह काम में लेते हैं आप लोग, तो आप बोलोगे Fe का चूर्ण। वर्धक कौन लेते हैं? MO मोलिब्डेनम काम में लेते हैं। सही है, शाबाश। एक दूसरा जो आता है आपका दूसरा उदाहरण नंबर नेक्स्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ये उदाहरण ही पूछे जाते हैं, जनरली बात की जाए तो, जर्नली बात की जाए तो उदाहरण ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो अगला है वनस्पति तेल से वनस्पति घी निर्माण में, वनस्पति तेल में वो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना है अपन को। ठीक है, वो बनाना है। तो देखो वेजिटेबल, वनस्पति तेल और वनस्पति घी, शायद हो सके तुमको ना समझ आ रहा है तो, लेकिन डालडा रिफाइंड तुमको दोनों सुनोगे भाई, सुना है सबने? डालडा घी रिफाइंड को पीप दोनों खरीद लाए। तो जो रिफाइंड होता है वो तो वनस्पति तेल होता है, और जो डालडा घी लेते बोलते हैं लोग, जिसको स्कूटर के पीपा में लाया पर जो है जान रहे सारे, बस वही होता है वो वनस्पति घी।
बस इतना आसान होता है। ये लिक्विड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, इसको घी बोलते हैं, इसको तेल बोलते हैं। अपन बात करें तो ये देखो तेल जो होता है ना, उस्तर वसा अम्लों का क्या होता है, एस्टर होता है असंतृप्त वाला, और ये क्या होता है संतृप्त वाला एस्टर, बस इतना फर्क। सूत्र बात करें जैसे यहाँ पे देख लूँ भाई, बात कर लूँ, दिख रहा होगा यहाँ पे ना आराम से, तो करूँ मैं, देखो ऊपर लिखते हैं यार, रिस्क नहीं लेंगे। देखो अगला अपन मैं बात करूँ तो कैसे, देखो मैंने बोला वनस्पति तेल कैसे लिखेंगे, RCH डबल बॉन्ड CH और ले लो C, क्या बोला COOR, हो गया। इसका मुझे कराना है हाइड्रोजनीकरण। ये असंतृप्त क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ना, इसलिए मैं क्या बोलूँगा असंतृप्त। असंतृप्त यौगिक बोल दिया अपन लोगों ने, असंतृप्त यौगिक, ठीक है। मैंने क्या बोला, वनस्पति तेल, ठीक है। अब देखो मेरे को इसको असंतृप्त को क्या करना है, संतृप्त करना है, तो मैं इसका क्या कराऊंगा, हाइड्रोजनीकरण कराऊंगा। हाइड्रोजनीकरण में कुछ नहीं हुआ, देखो आप देखो ये बंद तो अपन ने ले लिया इधर इनके बीच में, तो CH2 बन गया, और ये वाला बंद ले लिया इधर की तरफ, तो ये भी क्या बन गया CH2। तो क्या है आपके पास बताना, RCH2, अब डबल बॉन्ड तो सिंगल हो गया ना, फिर CH2 और क्या आ गया COOR। ये कैसा है, संतृप्त। कुछ गड़बड़ आ रही, संतृप्त सही लिखा कर रहा है, संतृप्त यौगिक, हो गया। उसके बाद अपन इसको क्या नाम दे रहे हैं, वनस्पति घी नाम दे रहे हैं अपन लोग इसको, ठीक है ना। बस इतना सा फर्क है ये, लेकिन हाँ ये जो है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो है ये संतृप्त है, अपन बात की। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी, तो आप कहोगे निकिल चूर्ण की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप साथ साथ नोट करते रहो बेटा। एक तीसरा उदाहरण बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी तीसरा उदाहरण भी आपका क्या हुआ, कोई बोल रहा है, कोई सा कोई कुछ कह रहा है। तीसरा उदाहरण आ जाओ। तीसरा उदाहरण क्या है, तीसरा उदाहरण आपका है ये रहा, ओस्टवाल्ड प्रक्रम में, ओस्टवाल्ड प्रक्रम में क्या, देखो ओस्टवाल्ड प्रक्रम में NH3 से NO बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो अपन इसमें सिंपल सा है, NH3 लेने 4 नग, 5 नग नीलापनों को क्या O2, और इसमें जितना भी नाइट्रोजन है वो बदल जाएगा NO में। किसे बदल जाएगा, NO में। तो 4 थे तो 4 बदल दिए, सारे H जो है बदल जाएंगे H2 में। हाइड्रोजन कितने, 4 थे 12, तो आप क्या लिख दोगे, 12 का 6 H2। इस समीकरण क्या आई है आपकी, बैलेंस आई है, चेक करके देख लो आप लोग आराम से। लेकिन ये अभिक्रिया जो संपन्न होती है वो किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, PT प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति संपन्न होती है 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। कितने पर, 500 सेंटीग्रेड ताप पर संपन्न होती है। तो यहाँ पे अपना इस रिएक्शन को बताने का उद्देश्य मोटो यही है कि उत्प्रेरक देखो आप लोग, यहाँ पे भी उत्प्रेरक देखो सारे किसके हैं, D ब्लॉक के हैं। और कोई सा भी हाइड्रोजनीकरण करवाते हो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप कहते हो निकिल प्लेटिनम या प्लेडियम की उपस्थिति में ध्यान आ रहा है कुछ, तो इसलिए क्यों, क्योंकि सारे क्या डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अपने आज के टॉपिक हो गए 3। अभी अगले वाला जो लेक्चर है उसमें मैं तुम्हारा अगले 3 देखूंगा।